Hello everyone, welcome to Saurabh's classes. In this class, we are going to discuss about CUT PG examinations. सारे important discussions होंगे आपके जो subjects हैं CUT PG के. मैं one by one आपको हर एक subject का कुछ important questions discuss करूंगी. हिस्ट्री का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है. अब मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करती हूँ. एक प्रीवियस ईयर पेपर्स को साथ लेते हुए चलेंगे और ये एग्जामिन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट डाला जा रहा है और पैटर्न कैसे कैसे चेंज होता है. तो चलिए, इससे पहले कि ज़्यादा डिले ना हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेट्स गेट स्टार्टेड. So, dear aspirants, this is your earlier क्वेश्चन पेपर ऑफ 20th मार्च 2024. ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर है. पैटर्न देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. आपके टोटल मार्क्स 300 है और आपको 105 मिनट का ड्यूरेशन दिया गया है. पॉलिटिकल साइंस में आपका ग्रुप नंबर ये. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन है 75, जिसमें से अटेम्प्टेड जो है 75 ही है और सेक्शन मार्क्स दिए गए हैं 300. ओके, ये आपकी क्रेडेंशियल आपको फिलअप करने के बाद क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. करेक्ट मार्क्स का है 4 और रॉन्ग मार्क्स का है 1. तो यानी यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कार्ल मार्क्स अबाउट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म. ओके, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा फेमस है और ये पहले क्या है, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न पे क्वेश्चन है. So here you can see the clear question. Which of the following statement correctly describe Marx's concept of historical materialism? And the term historical materialism refers to the materialist conception of history. Engels credited Marx as the originator of historical materialism. Marx argued that the political structure of society, shaped by its relation of production, forms the true foundation of society. The relation of production in a society corresponds to specific stage in the development of material productive forces. कार्ल मार्क्स जो 1818 और में बॉर्न होते हैं जर्मनी में और बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन फिलोसोफर भी है, इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल थिंकर है. बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी कैपिटलिज्म की तरफ और क्लास स्ट्रगल की तरफ, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो उन्होंने लिखी हैं इससे रिलेटेड और इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में आती हैं. ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे आपकी जो कार्ल मार्क्स की एक बुक है दास कैपिटल. ठीक है, फेमस वर्क है उनका कैपिटलिज्म में. उसके बाद आपका कम्युनिस्ट एंड मैनिफेस्टो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. तो ये दोनों बुक के नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ. बाई चांस अगर आपके पास मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है. तो मार्क्स, ठीक है, मार्क्स एंड फ्रेडरिक दोनों का है इसमें काम ना. फ्रेडरिक और मार्क्स दोनों ने लिखा है. फ्रेडरिक एंगल्स. ओके, इन्होंने बुक लिखा था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. एक्चुअली मैनिफेस्टो लिखा था. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप जानते हो तो बेटर है. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. इसके बाद मार्क्स ने पब्लिश किया था दास कैपिटल. दास कैपिटल वॉल्यूम 1. ओके, तो ये दो इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में पता होना चाहिए. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो एक्चुअली मार्क्स ने ये थ्योरी दी जहाँ पर सोसाइटी जो है वो चेंज होती है. जैसे जैसे इकोनॉमिक फैक्टर चेंज होते हैं वैसे वैसे वहाँ का जो पूरा सिनेरियो है सोसाइटी का सब बदल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी जो कि मार्क्स के ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रही होंगी. एक तो पहला है ऑप्शन ए, द टर्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रेफर्स टू द मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री. बिल्कुल वो मानते हैं कि ये बहुत समय से चला आ रहा है, हिस्ट्री से चला आ रहा है कि रिच जो है वो पुअर को रूल करता है. तो हिस्ट्री पीछे से मूव्स हो रही है, तो बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट भी वो देखते आ रहे हैं बिटवीन रिच एंड पुअर. तो ये जो रूलिंग क्लास वर्सिंग वर्सेस वर्किंग क्लास का जो स्ट्रगल था, इसकी वजह से भी उन्होंने
ये कहा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसके बाद एंगल्स ने क्रेडिट किया है मार्क्स को एज द ओरिजिनेटर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने यहाँ पर लिखा ही है आपको, फ्रेडरिक एंगल्स इनके साथ है और कई इंपॉर्टेंट बुक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें द कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है उसमें इन्होंने मार्क्स को ऑरिजिनेटर कहा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। तो ए और बी बिल्कुल सही है। देन सी है मार्क्स आर्ग्यू दैट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी शेप्ड बाय इट्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म्स द ट्रू फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये सी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो सी को कट कर दीजिए। सी को आप यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, तो ए बी डी, ए बी डी, तो ये आपका ए बी डी बिल्कुल सही आंसर निकल आएगा। द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन in a society correspond to specific stage in the development of material productive force। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ये पेज यहाँ पर, यस, ओके, राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, who among the following proposed the concept of the relative autonomy of the state? Ralph Miliband, Nikos Paulintis, Luis Althusser, Antonio Gramsci। सो निम्नलिखित में से किसने राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता की अवधारणा की वकालत की? राल्फ मिलिबन, निकोस पोलियंटस, लुई अल्थुसर या एंटोनियो ग्राम्सी। सो व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा निकोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकोस कौन है? एक मार्क्सिस्ट ये मैं पहले क्लिक कर देती हूँ आपका राइट आंसर। यस, निकोस कौन है? ये एक मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये रिलेटिव ऑटोनॉमी से रिलेटेड है। रिलेटिव ऑटोनॉमी होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली जो रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास है उसके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो निकोस ने दिया है। इससे क्या होगा, बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स भी देनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। तभी एक गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो सकती है किसी भी एरिया के अंदर। तो निकोस हो जाएंगे आपके राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जॉन लोकी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट्स ऑफ पीपल। अब अगर एग्जामिनेशन आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का है तो जॉन लॉकी के बारे में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये रिपीट क्वेश्चन आता है। कार्ल मार्क्स का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हिस्टोरिकल वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मटेरियलिज्म का, वो आएगा आपका। हो सकता है कि कुछ पैटर्न चेंज हो जाए। और जॉन लॉकी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया है कि नेचुरल राइट क्या है इसमें से? राइट टू इक्वालिटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉ के अनुसार लोगों के प्राकृतिक अधिकार क्या क्या है? समानता का अधिकार, आत्मरक्षा संरक्षण और संपत्ति का अधिकार, आत्मरक्षण और संपत्ति का अधिकार, जीवन, समानता और संपत्ति का अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जब इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। बट नाउ वी हैव टू टिक ऑन वन, नो, कि विच इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। आपको ध्यान होगा कि जॉन लॉके का इफेक्ट सबसे ज्यादा अमेरिकन जो थे उन्हीं के ऊपर पड़ा था, क्योंकि उस समय रेवोल्यूशन जो था, क्रांति हो रही थी, तो उसमें बहुत ज्यादा ये वाला जो उनकी सोच थी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वहां पे अपनाया गया था कि एक मनुष्य के पास अधिकार है जीवन जीने का, स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसके पास अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी अधिकार होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए मैं इसी क्वेश्चन पेपर से ही डिस्कस कर रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन आपके सामने और क्लियर रखना है, तो इसलिए मैं आपको सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन डिस्कस करके बता रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ठीक है, यस गाइज, अगेन
मार्क्स। ओके, मैंने आपको कहा ना कि कार्ल मार्क्स की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट रिपीटिव आने वाले क्वेश्चंस है। सो दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ कार्ल मार्क्स राइटिंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाउंड? इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कार्ल मार्क्स की राइटिंग से लिया गया है? द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggle। मार्क्स के किस लेख में लिखा गया कि अब तक मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि इतिहास से ये बात चली आ रही है कि भाई स्ट्रगल होता है, जो भी एक पलड़ा भारी होता है, यानी जो भी एक रिच ग्रुप हो जाता है, उसका पुअर के साथ स्ट्रगल होता आया है और ये इतिहास से चल रहा है। ऐसा उन्होंने डिटेल में कहाँ पर मेंशन किया है, कौन से उनके रिटन वर्क में मेंशन किया है? तो मैंने अभी आपको इससे कुछ 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रिटन वर्क है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है? जो कार्ल मार्क्स ने विद फ्रेडरिक के साथ लिखा है और ये इसी में इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही आ रहे हैं, आपने कितने सही करेक्ट किए हैं इसमें से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पूर्व ज्ञात उदाहरण निम्नलिखित में से कहाँ पाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कहाँ पर पाया गया? सिराक्यूज, स्पार्टा, एथेंस या फिर रोम? इसका आंसर बहुत सरल है क्योंकि हम बहुत टाइम से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर फिलहाल डायरेक्ट ही पता चल गया होगा आपको। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आ चुके होंगे। एथेन इज द राइट आंसर, ठीक है? तो एथेन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इसके बारे में और आप क्या जानते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? तो ये एक ऐसी मतलब आपका तरीका है जिसमें जो लोग होते हैं वो खुद ही कानून और उसकी नीतियों को बनाते हैं। उसके कोई प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट ही बनाते हैं। और एथेंस ही पहला वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। क्योंकि 5वीं शताब्दी की बात है, ये 5 सेंचुरी ईसा पूर्व की बात है, जब फर्स्ट टाइम एथेंस में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि सभी जो 18 एज से ज़्यादा जो 18 ईयर से ज़्यादा जो एडल्ट थे, उन्होंने अपना-अपना वोट यूज़ किया है और उस समय इम्पोर्टेंट जो संस्थाएँ थी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, उन्हें बनाया गया। तो इसलिए एथेंस ही सबसे पहला आपका एग्ज़ाम्पल सेट होता है, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है, राइट? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So again, I'm showing you the question paper. Who among the following is the author of the book Statesman? ये बुक आपका हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है? कोई भी अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिस्ट्री का हुआ है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? थॉमस हॉब्स, अरिस्टोटल, प्लेटो या फिर मॉन्टेस्क्यू? एक बार हिंदी में भी इसका क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। थॉमस हॉब्स, अरिस्टो, नेम तो सेम ही रहते हैं ना, प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और किसने लिखा है? तो इसे प्लेटो ने लिखा है। प्लेटो एक्चुअली इसे अलग-अलग वर्ड्स में भी देखा जाता है, लैटिन टाइटल है ये पॉलिटिकस, ठीक है? तो इसमें सोक्रेटिक डायलॉग्स हैं जो कि प्लेटो ने लिखे हैं, ठीक है? सो स्टेट्समैन क्या है? एक फिलोसॉफिकल वर्क है, ठीक है? जो कि प्लेटो द्वारा लिखा गया बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसके बारे में आपके पास कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके बारे में मेंशन किया गया है। तो स्टेट्समैन जो है वो फिलोसॉफिकल है और इसमें मेंशन किया गया है कि भी एक जो पर्सन है उसको एज़ अ मेंटर, एज़ अ लीडर कैसा होना चाहिए और ट्रू लीडर में क्या-क्या गुण हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें बुक में मेंशन किया गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटो के बारे में आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आपने टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रियलिस्ट थिंकर? इनमें से कौन रियलिस्ट थिंकर नहीं है? थॉमस हॉब्स, केनेथ वॉल्स, वुड्रो विल्सन एंड हैंस जे मॉर्गन मॉर्गेनथ्यू। सो आपको यहाँ पर सर्च करना है यथार्थवादी जो विचारक है उनके बारे में। थॉमस हॉब्स, केनेथ वॉल्स, वुड्रो विल्सन, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। ये सब कौन है? ठीक है?
फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? इनमें से सभी यथार्थ के बारे में विचारक रखते हैं, यथार्थ के बारे में सोचते हैं कि जो यथार्थवादी थिंकर जिन्हें हम कह सकते हैं। बट वुड्रो जो है वुड्रो विल्सन, ये आपका आइडियलिज्म पीस के बारे में सोचते हैं। इनके हिसाब से डेमोक्रेसी जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से हो सकती है। लेकिन टॉम सॉब्स, उनका कहना है कि ह्यूमन्स जो है वो सेल्फिश है और एक उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। केंट वॉल्स भी कहते हैं कि वो थोड़ा न्यूरलिज्म है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्की का, वो कंट्री को पावर देने में सहयोग कर सकता है, ठीक है? और इसी तरह से हैंस जिमोथन वो सोचते हैं कि भई पॉलिटिक्स जो है वो पावर और सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से ही चल सकती है। तो ये सारे जो हैं रियलिस्टिक थिंकर हैं, बट आपके वुड्रो विल्सन रियलिस्टिक थिंकर नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये है आपका आज का जो हमने पॉलिटिकल क्लास डिस्कस किया है वो। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम वो सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके सीयूटी पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो क्लास में बने रहिए और अपना डिस्कशन चालू रखिए कि भई किस तरह से तैयारी हो सकती है। बिकॉज़ पीजी एग्ज़ामिनेशन इज़ नॉट ईज़ी दैट काइंड ऑफ, कि आपको लग रहा है कि अ, अगर बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाएँगे तो हम लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो मॉक टेस्ट के साथ में मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ और जो अदर्स जो ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर रही हूँ, तो ये सारा डिस्कशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं जुड़ूँगी आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक और सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी पीजी का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।